गुड मॉर्निंग बच्चों। जीत आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री लेक्चरर के सिलेबस में आपकी 3 मेजर पोर्शंस हैं यहाँ पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम पढ़ाने वाला हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जितना भी सिलेबस है यहाँ पर मेजरली आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। एटम के स्ट्रक्चर में मेनली जो चीज़ है वो बोहर एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स इस यूनिट में हम कवर करेंगे। मेजरली जो आपका रहेगा वो क्वांटम नंबर्स रहेगा, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज्यूमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर्स हम कवर करेंगे और ऑर्बिटल्स के शेप वगैरह वो भी हम कवर करेंगे कि एस का शेप कैसा होता है, पी का शेप कैसा होता है, डी एफ, इनके शेप्स क्या रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर, हम लोग जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले कहानी किसने बताई थी इसकी? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले थॉमसन आए थे और थॉमसन ने एटम के ऊपर बहुत सारी बातें करी। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दूसरे जो आए थे एटॉमिक मॉडल को समझाने वाले, वो कौन थे? वो थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिएगा, हालांकि ये वाली चीज जो है ना वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वांटम नंबर्स पढ़ना है और सारी बातें आप सीख पाएंगे, अगर आप ये बेसिक चीजें जानेंगे तभी तो आप क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। और तीसरी चीज जो यहाँ पर है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तीसरा मॉडल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस का हिस्सा भी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ने हैं, वो इसी के ऊपर आप पढ़ पाओगे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो कितनी थ्योरीज हैं बेटा? 3 थ्योरीज हैं। जैसे आपका थ्योरी नंबर 1 है आपका, इसमें क्या थ्योरी नंबर 1 है आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थ्योरी नंबर 2 है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और थ्योरी नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल की जब हम बात करते हैं तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या कहा गया? थॉमसन एक साइंटिस्ट रहे और इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इन्होंने ये बोला था, बेसिकली क्या बोला इन्होंने कि जैसे एटम जो होगा वो स्फेरिकल होगा, एटम इज स्फेरिकल। ध्यान रखिएगा, इनके मुताबिक जो एटम है ना, जैसे एक बॉल है, कोई स्फेयर होता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, बास्केटबॉल है, एटम ऐसा है, या हम बोल सकते हैं वाटरमेलन मॉडल भी इसे हम बोलते थे। एटम बेसिकली वाटरमेलन जैसा है, कैसा है? तरबूज होता है ना, वैसा एटम है। ठीक है, और बिल्कुल एटम के अंदर 2 टाइप की चार्जेस होते हैं। एक मेनली इन्होंने पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात की। ध्यान रखिएगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में एटम के पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात हुई थी। किसके बारे में बात हुई थी? थॉमसन एटॉमिक मॉडल में एटम के पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात हुई थी। थॉमसन को यह लगा कि एटम में मेजरली पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब एटम का 90% हिस्सा किससे भरा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और इसमें थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज भी है। क्या बोला? मैक्सिमम हिस्सा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है और थोड़ा बहुत इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। कहने का मतलब जैसे ये आपका एटम हो गया पूरा, इसके अंदर कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज भी होगा। कहीं कहीं पर ये जैसे तरबूज नहीं होता, वाटरमेलन होता है, उसके अंदर कुछ सीड्स होती हैं, कुछ रेड वाला पोर्शन होता है, लाल वाला, और कुछ सीड्स वाला पोर्शन होता है। तो जैसे ये एटम है, मेजर हिस्सा पॉजिटिव है, और जो ये ऐसे मैंने बना रखा है ना, ये बीच में येलो से, ये मान लीजिए उसका किसका कौन सा वाला हिस्सा है? नेगेटिव चार्ज वाला हिस्सा। जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, वैसे एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कम रहता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। ये थॉमसन ने कहा था। ठीक है, थॉमसन ने ये बातें बोली कि एटम स्फेरिकल होगा, इसके अंदर मेजर हिस्सा पॉजिटिव चार्ज होगा, लेस वाला हिस्सा नेगेटिव चार्ज होगा। इसको पल्प पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, इसे वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, इसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। लेकिन आप एक चीज और जानते हैं कि जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था ये आगे जाकर के फेल हो गया था, क्योंकि थॉमसन ने जितनी बातें बोली थी वो
प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हुई थी, और थॉमसन ने इसके पीछे कोई प्रैक्टिकल एविडेंस भी नहीं दिया था। तो दूसरा जो मॉडल है, मॉडल नंबर 2, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसने थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखी थी। देखो बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, शॉर्ट में ही मॉडल समझा रहा हूं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब देखिए जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, इसने क्या कहा था, एक बारी मैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो आपका मॉडल का एक्सपेरिमेंट, जो अरेंजमेंट था, किस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट बनाया, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिएगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मेजरली इन्होंने कैसे काम किया, इन्होंने एक सोर्स है ना, मान लीजिए ये आपने एक सोर्स लिया है, अ, ये आपका लेड बॉक्स था, ये सोर्स है, लेड बॉक्स है, क्या है बेटा ये, दिस इज लेड बॉक्स, लेड बॉक्स, और ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स था, अल्फा पार्टिकल का सोर्स था। आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम्स होते हैं, इनके ऊपर 4+ यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। जैसे आपने एक इन्होंने क्या किया था, ये बेसिकली जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, ये एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं पढ़ा रहे थे, ये एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं कहानी लिख रहे थे, ये बता रहे थे आपको, बेसिकली ये चेक कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल जब किसी एटम से टकराता है, अल्फा पार्टिकल जब किसी एटम से कोलाइड करता है, टकराता है, तो क्या होता है। इन्होंने यहाँ पर एक लेड बॉक्स लिया है, यहाँ पर आगे जाकर के गोल्ड की बहुत पतली सी फिल्म इन्होंने ली थी, मतलब गोल्ड आप जानते हैं सोना, गोल्ड को बहुत, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड एक ऐसा मेटल होता है जिसको बहुत पतली थिन फिल्म में भी आप तोड़ सकते हो, मतलब बहुत अगर आप उसमें मान लीजिए हथौड़ी मारोगे और बहुत पतला भी करना चाहोगे, तो गोल्ड की बहुत थिन फिल्म उन्होंने यहां पर ली थी, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक फोटोग्राफिक प्लेट ली है पीछे ना, स्कैटरिंग समझने के लिए यहां पर क्या लिया था बेटा, फोटोग्राफिक फिल्म, एक फोटोग्राफिक फिल्म ली है, फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो एक्चुअली इसके ऊपर कितने जगह पर कोलेजन होगा वो बता देगी, या कहां कहां पर पार्टिकल आकर के, अगर आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं तो कहां कहां पर पार्टिकल आकर के कोलाइड करेगा, वो ये बता देगा, कौन, फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। तो ठीक है, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, उन्होंने लेड बॉक्स से अल्फा पार्टिकल्स, ये लेड का जो सोर्स बॉक्स है, इससे अल्फा पार्टिकल निकाले। अल्फा पार्टिकल, देखो एक चीज समझिए, जब तक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था तो उस वक्त तक ये माना जाता था कि थॉमसन सही है, और थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने ये बोला कि एटम में मेजरली क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये गोल्ड फॉइल है इसके अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि थॉमसन ने कहा था कि एटम के अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज कम होता है। अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि थॉमसन सही है, रदरफोर्ड ने जब स्टडी किया था। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ रहे थे, इन्हें ये पता था कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एटम भी पॉजिटिवली चार्ज मान के चल रहे थे। तो सोचिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज आपस में टकराएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, इसीलिए रदरफोर्ड ने ये माना, उन्होंने ये महसूस किया या उन्हें ये लगा होगा कि ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इस गोल्ड फॉल से टकराएगा तो आपको ऑब्वियसली बात है कोलेजन होंगे और बहुत सारे पॉइंट्स आपको इस फोटोग्राफिक फिल्म में इधर उधर मिलेंगे, क्योंकि टकराए कोलेजन होगा तो कुछ कोलेजन यहाँ, कुछ लेफ्ट, कुछ राइट, कुछ टॉप ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म, कुछ बॉटम में मिलेंगे, ऐसा उन्हें लगा। लेकिन जब रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया, आप जानते हैं हुआ क्या, रदरफोर्ड ने जैसे ही इस लेड बॉक्स से अल्फा पार्टिकल्स डाले तो हुआ क्या, अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से क्या हुआ, यहां से अल्फा पार्टिकल्स ने स्कैटर करवाए, मतलब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की। इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पर कोलेजन नहीं किए, बल्कि इसको चीरते हुए बिल्कुल जहां से निकले उसके बिल्कुल पीछे, मतलब फिल्ट्रेशन पॉइंट कहां पर मिले आपको, फोटोग्राफिक फिल्म के बिल्कुल बीच में, यहां पर कहीं पर आपको सिंटिलेशन पॉइंट्स मिले। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकले हैं वो बिल्कुल इस गोल्ड की फॉइल में कोलेजन उसने नहीं किया और बिल्कुल पीछे आकर के बिना कोलेजन करे फोटोग्राफिक फिल्म के बिल्कुल मिडिल में जाकर के लग गए। जब ऐसा हुआ तो फिर रदरफोर्ड को ये लगा कि ये जो गोल्ड फॉइल है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है,
मतलब थॉमसन ने कहीं ना कहीं गलत बोला। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और देर होने दिया। जब करीबन 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 10,000, सुनना मेरी बात, करीबन करीबन 10,000 अल्फा पार्टिकल्स, करीबन करीबन जब 10,000 अल्फा पार्टिकल्स उसने इस गोल्ड की फॉइल पर बॉम्बार्डमेंट की, करीबन करीबन 10,000 अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की, तब क्या देखा गया? तब ये देखा गया, जब करीबन करीबन 10,000 अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की गई, तब क्या देखा गया? देखिए वो बता रहा हूं मैं। करीबन करीबन जब 10,000 अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की गई तो हुआ क्या? एक अल्फा पार्टिकल, हुआ क्या? एक अल्फा पार्टिकल, बिल्कुल एक अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? जब करीबन करीबन 10,000 अल्फा पार्टिकल आपने डाल दिए तो एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इस गोल्ड फॉइल की तरफ अप्रोच किया और बिना कोलिजन करे, बिना टच हुए, सॉरी सॉरी, जब करीबन करीबन 10,000 अल्फा पार्टिकल आपने डाले तो थोड़ा सा डेविएशन दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? हल्का सा डेविएशन दिखाई दिया। और हल्का सा डेविएशन में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अभी तक तो कोलिजन नहीं हो रहा था, हल्का सा डेविएशन हुआ और डेविएशन होने पर थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गई। डेविएशन होने पर क्या हुआ? थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गई। मतलब अब थोड़ा सा रिपल्शन या थोड़ा सा रिपल्शन देखा गया है। इससे पहले तो क्या हो रहा था, जितने भी सिंटिलेशन पॉइंट मिल रहे थे वो सेंटर ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म पे मिल रहे थे, बट अब थोड़ा सा कोलिजन देखा गया। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट को, उनको लगा नहीं ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज नहीं है, थोड़ा बहुत एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है। अब क्या किया उन्होंने? करीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल, अब 20,000 अल्फा पार्टिकल और डालना स्टार्ट किया, बॉम्बार्डमेंट और कर दी। जब करीबन करीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल उन्होंने डाला तो उस वक्त क्या हुआ? एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल गया, इस फोटोग्राफिक फिल्म को क्लोजेस्टली अप्रोच किया, मतलब जितना आप करीब जा सकता था अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद बिना टच हुए एकदम से रीबाउंड हो गया। मतलब जैसे आगे गया, जैसे ये गोल्ड, ये मान लीजिए कि ये गोल्ड की फॉइल है, अल्फा पार्टिकल गया गया, अल्फा पार्टिकल गया गया गया, इस फिल्म पे टकराया नहीं, क्लोजेटली अप्रोच किया, मतलब जितना आगे आ सकता था उतना किया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फील करते हुए वापस आ गया। मतलब गोल्ड की फॉइल रखी है, अल्फा पार्टिकल गया, अप्रोच किया, जितना अप्रोच कर सकता था किया, उसके बाद वापस आ गया। जब ये देखा रदरफोर्ड ने तो उसने ये कंक्लूड कर दिया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बहुत स्ट्रांग है। एटम के अंदर ऐसा नहीं कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो पूरे एटम के अंदर नहीं है, वो एक छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब जैसे एटम के बीच में कहीं पर सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और उस पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूक्लियस कहते हैं। रदरफोर्ड ने आगे ही जाकर के इसको क्या कहा था? रदरफोर्ड ने आगे जाकर के इसको न्यूक्लियस कहा था। तो ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड ने क्या अपनी थ्योरी से कंक्लूड कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ, करीबन करीबन 10,000 अल्फा पार्टिकल जब उसने डाले तो थोड़ा सा डेविएशन मिला, वहां पर कंक्लूड होता है कि एटम के अंदर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है। जब 20,000 अल्फा पार्टिकल डाल देता है तो एक अल्फा पार्टिकल क्लोजेस्टली अप्रोच करके गोल्ड फॉइल को वापस रीबाउंड होता है। ठीक है, जब ये देखा रदरफोर्ड चौंक गया, उसने बोला नहीं, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सेंटर पे है, और उस सेंटर को मैं न्यूक्लियस कहता हूं, उस सेंटर को मैं न्यूक्लियस कह देता हूं। रदरफोर्ड ने यहां पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। दूसरी बात, रदरफोर्ड ने यह बताया कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही चार्ज है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। रदरफोर्ड ने यह बोला कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। ऐसे बोला कि घूम रहे होंगे, एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि स्पेरिकली घूम रहे होंगे, उसने ये बोला न्यूक्लियस सेंटर पे रखा है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन के घूमने के बारे में रदरफोर्ड ने बता दिया। तो पहली चीज तो ये बताई कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पर है, और इस सेंटर और इस पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा ये बताया कि सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है। तो ये दो बातें क्या बताया? सर्कुलर पाथ के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अभी इस सर्कुलर पाथ के नाम वगैरह नहीं बताए, वो आगे जाके बोहर एटॉमिक मॉडल ने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, बहुत सारे सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और इन सर्कुलर पाथ को ही आप ऑर्बिट कहते हो। इन जिन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है ना बेटा, उन सर्कुलर पाथ को
ऑर्बिट कहते हैं या उन सर्कुलर पाथ को शेल कहते हैं। जिन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है उन्हें ऑर्बिट कहते हैं या उन सर्कुलर पाथ को शेल कहते हैं। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कहानी थी। ठीक है, इतना ये था सब, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है एटम के ऊपर। ये रदरफोर्ड से शायद सवाल नहीं आएगा, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। थॉमसन सवाल नहीं आएगा। अब बोहर एटॉमिक मॉडल या आगे के जितने जो क्वांटम नंबर्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले मैं क्वांटम नंबर्स की बात कर लेता हूं। और क्वांटम नंबर में ही आपका मेन क्रंच है, इसी के ऊपर काफी सवाल आने वाले हैं। क्वांटम नंबर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि ऑप्शन में जो सवाल आते हैं क्वांटम नंबर से काफी आ सकते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स पहले तो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है बेटा, आपसे कोई पूछे कि कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4 होते हैं। पहले मैं 4 लिख देता हूं। पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, लिखने की आवश्यकता अभी नहीं है वीडियो देखते देखते, क्योंकि इसके बाद ही जो ये सारा कुछ लिखा हुआ है पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा। टाइपिंग फॉर्म में भी आपको वीडियो जब अपलोड होती है उसके 4-5 घंटे के अंदर टाइपिंग फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग वीडियो देखिए, जो चीजें पढ़ा रहा हूं उसे सुनिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांटम नंबर से पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था अज़्यूमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा है अज़्यूमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा है अज़्यूमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है, और लास्ट दैट इज जो स्पिन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग के बारे में बताता है, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अब सुनिएगा मेरी बात। चलिए अब देखिए, 4 क्वांटम नंबर्स है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर फर्स्ट, अज़्यूमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब ये क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या बताते हैं वो समझिएगा। ओरिजिनेट कहां से हुए थे? आप लोगों ने शायद ग्रेजुएशन फर्स्ट लेवल पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी। ये क्वांटम नंबर सारे के सारे ओरिजिनेट ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हुए थे। एक्चुअली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने क्या बताया मैं आपको बता दूं। जैसे ना, एक चीज समझिएगा, रदरफोर्ड ने ये बता दिया आपको कि ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है। ठीक है, मान लो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब देखो ना, न्यूक्लियस छोटा सा है, इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ है वो बहुत बड़ा सा है। सर्कुलर पाथ क्या है बेटा? बहुत बड़ा सा है। अगर इलेक्ट्रॉन को खोजने जाओगे, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाओगे इस सर्कुलर पाथ में, तो क्या इस सर्कुलर पाथ में आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा? अगर ढूंढने जाओगे तो इतनी आसानी, अगर मिलेगा भी तो बहुत आसानी से ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ के अंदर आपको नहीं मिल सकता। कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि सर्कुलर पाथ बहुत बड़ा है और इस सर्कुलर पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो वो ढूंढना उतना आसान नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल है। तो श्रोडिंगर ने यही काम किया। उसने क्या किया था ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के 16 सॉल्यूशन थे। कितने सॉल्यूशन थे? 16 सॉल्यूशन थे। और इन 16 सॉल्यूशंस के कोई 4 आंसर्स थे। वो 4 आंसर्स ही क्वांटम नंबर्स हैं। और ये क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देते हैं, या हम ये बोल सकते हैं ये क्वांटम नंबर ये प्रिडिक्ट कर देते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर आपको क्वांटम नंबर्स पता है ना, आप एग्जैक्टली एलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो? कि ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली क्या है, या सर्कुलर पाथ के इर्द गिर्द इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देता है कौन? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स बता देते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप का एक फ्रेंड है जो दिल्ली से आने वाला है। ठीक है, और दिल्ली से आने वाला है, आपने बोला मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, मैंने बोला हल्द्वानी में रहता हूँ, मेरा घर है, आ जाइए, बिल्कुल हल्द्वानी में रहता हूँ, यहाँ मिल जाऊंगा आपको। अगर आप सिर्फ ये बताओगे उसको कि आप हल्द्वानी में रहते हो और उसे आपको ढूंढना है, तो यार वो बंदा दिल्ली से हल्द्वानी आएगा, और हल्द्वानी बहुत बड़ा इलाका है, मान लीजिए यहाँ पर 4 लाख लोग रहते हैं, तो क्या आपको ढूंढ लेगा वो?
नहीं ढूंढ पाएगा, बिना एड्रेस के नहीं ढूंढ पाएगा। जब तक अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताओगे, एड्रेस में भी काफी चीजें होती हैं। पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि भाई तो हल्द्वानी आ जा, ठीक है, उसका आपको अपना एरिया बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हल्द्वानी में आप रहते हो कुसुमखेड़ा, ठीक है, तो उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि कुसुमखेड़ा में मेरी ये कॉलोनी है, फिर कॉलोनी के अंदर मेरा ये मकान नंबर है। तो एड्रेस के भी एक स्टेप्स है ना, बिना एड्रेस के आपकी लोकेशन नहीं निकलेंगे। तो बस क्वांटम नंबर्स ने क्या आसान कर दिया, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता दिया। तो हम ये कह सकते हैं क्वांटम नंबर्स ने एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। क्या बताया, क्वांटम नंबर्स ने एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। अगर आपको क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर की नॉलेज है तो आप किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हो। बारे में बताने का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हो, लोकेशन बता सकते हो, उसका स्पिन बता सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हो, ठीक है, शेल नंबर बता सकते हो, सबशेल नंबर बता सकते हो। काफी कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ओके। तो नंबर 1 है यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिएगा, जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये आपको क्या बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सुनिएगा मेरी बात, ये प्रिंसिपल शेल के बारे में बताता है। ये क्या बताता है बेटा आपको, ये प्रिंसिपल शेल के बारे में बताता है। जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये उस सर्कुलर पाथ के बारे में बताता है। जैसे यहां देखिए, जैसे ये पहला सर्कुलर पाथ है, ये दूसरा है, ऐसे तो बहुत सारे सर्कुलर पाथ हो सकते हैं ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स इन्हीं सर्कुलर पाथ के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही बताता है कि आपके पास कितने सर्कुलर पाथ होंगे। जैसे मान लीजिए पहला सर्कुलर पाथ ये है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। दूसरा सर्कुलर पाथ ये है, यहां पर आप इलेक्ट्रॉन है। ऐसे तीसरा सर्कुलर पाथ है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। चौथा सर्कुलर पाथ है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। हर एक सर्कुलर पाथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले प्रिंसिपल शेल के बारे में बताता है कि कितने शेल होंगे। जैसे हमने यहाँ पर कितने शेल खींच दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितने शेल होंगे ये बता देता है। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे वो बता देता है। सेल की कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है। जैसे पहले शेल में देखो, मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अच्छा हाँ, एन से दिखाया उसने और ऐसे लिखता है। एन को कैसे लिखता है देखिए, चलो एन को कैसे लिखता है, यहां देखिए एन से लिखा और एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, अल्फाबेटिकली ऐसे दिखाया था उसे, के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरीके से। आगे उसने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया, ऐसे फॉर्मूला ये दिया 2n²। ये जो फॉर्मूला होता है 2n² ना, ये कैपेसिटी ऑफ सेल बताता है। ये क्या बताता है, कैपेसिटी, कि किसी शेल की, किसी प्रिंसिपल सेल की कैपेसिटी क्या है, कि कितने इलेक्ट्रॉन वो होल्ड कर सकता है। एक प्रिंसिपल शेल कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है वो बताया बाय फॉर्मूला 2n²। किस फॉर्मूले से, 2n² से। आगे देखिए अप्लाई कैसे करोगे। जैसे मैंने क्या बोला, कितना कैपेसिटी होगी उसके लिए फॉर्मूला 2n² है, ठीक है। आप करेंगे क्या, n की वैल्यू जैसे मान लीजिए आपने 1 रखी, n की वैल्यू जैसे मान लीजिए n की वैल्यू आपने क्या रखी, मान लीजिए आपने n की वैल्यू 1 रखी, ठीक है। देखो n की वैल्यू 1 रखी, फॉर्मूला क्या है 2n², n की जगह 1 रख दो तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब पहले शेल की कैपेसिटी कितनी आ गई बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। n इक्वल्स टू 2 रखा, ठीक है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। n की वैल्यू 3 रखी तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे n इक्वल्स टू 4, चौथा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, चौथे की कैपेसिटी कितनी है, 32 इलेक्ट्रॉन की। तो ये पहले शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे शेल की कैपेसिटी
8 इलेक्ट्रॉन की, तीसरे सेल की कैपेसिटी 18, चौथे की 32। तो इस तरीके से कैपेसिटी ऑफ ईच सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बता दिया। नंबर 1 बात। नंबर 2 आगे आते हैं। ठीक है, पहले तो कैपेसिटी ऑफ शेल बता दिया कि एक सेल की कैपेसिटी कितनी रहने वाली है। आगे देखिए दूसरी चीज क्या बताई। अब देखो ये न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। चलिए ठीक है, 4 शेल बना दिए। अब मैं कहता हूं कि आखिरी शेल मेरे लिए अभी चौथा है और एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है। क्या बोला? आखिरी शेल मेरे लिए ये है, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो इस न्यूक्लियस से अगर मैं यहां तक की दूरी मुझे बतानी है, आखिरी शेल तक की भाई दूरी है ना, जैसे मान लो पहले शेल तक का रेडियस, दूसरे तक का, तीसरे तक का, लास्ट शेल तक का मैंने एक लाइन खींची और मुझे ये रेडियस पता करना है। ये बेसिकली रेडियस हुआ। मुझे मान लीजिए रेडियस पता करना है। क्या पता करना है? रेडियस, रेडियस ऑफ nth शेल पता करना है मुझे। रेडियस ऑफ nth शेल मतलब nth शेल पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आखिरी शेल पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी है, जो रेडियस है, मतलब रेडियस ऑफ nth शेल, आर nth, रेडियस ऑफ nth शेल भी इसने बता दिया। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले में n की वैल्यू आप रखोगे तो वो आप रेडियस ऑफ nth शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से आप निकाल सकते हो। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, अब भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त कोई ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा या कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास होगी। मतलब nth सेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी उसने बताया। nth सेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी उसने बताया। जब बोहर एटॉमिक मॉडल बताऊंगा तो उसमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और बोहर एटॉमिक मॉडल जो बातें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है और जो बोहर बताता है वो सेम बताता है, वो हम करेंगे। तो फॉर्मुलेज और उसके ऊपर जो सवाल है वो उसी वक्त डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3 चीजें अभी तक मैंने बताई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन किस वाले nth शेल में घूम रहा है। दूसरा, जिस सेल में वो घूम रहा है, आखिरी शेल में या किसी भी शेल में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है और वो रेडियस क्या होता है। ये 3 मेजर बातें आप ध्यान रख लेना बेटा। अगला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पर ओवर होता है। दूसरी चीज है आपका सेकंड क्वांटम नंबर है, ये है अज़्यूम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या है? अज़्यूम्यूथल क्वांटम नंबर। बहुत इजी तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्लास के बाद क्वांटम नंबर्स मैं ना तो थ्योरी में कोई प्रॉब्लम होगी ना उसके ऊपर आने वाले ऑप्शनल क्वेश्चंस पे दिक्कत होगी। बस आपका काम क्या है, लेक्चर को देखते रहिए। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जब मैंने तब देखिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम बनाइएगा वीडियोस देखने का। और जहां पर दिक्कत होती है आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है। जो दिक्कतें होंगी, डाउट्स होंगी, जब हम लोग आपका डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे उसमें आप लाइव पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप का जो डाउट वाला बॉक्स बनाऊंगा मैं एक, वहां पर आप अपने डाउट लिख करके भेज दीजिएगा। कॉल भी आप कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, क्वांटम नंबर्स, अज़्यूम्यूथल क्वांटम नंबर। अब ये क्या बताता है, देखो अज़्यूम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन रहता है शेल में, लेकिन शेल तो बहुत बड़ा है। आपने बोला आप रहते हैं हल्द्वानी में, हल्द्वानी तो बहुत बड़ा है। आपका तो कहीं ना कहीं घर होगा ना, जहां जिस घर में आपको रहना है। तो जब इलेक्ट्रॉन को शेल में ढूंढते हैं, ढूंढना डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़ा आसान करते हैं। ऐसा है ना, इलेक्ट्रॉन को यहां ढूंढूंगा दिक्कत है शेल में, थोड़ा आसान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को सब शेल में देखते हैं। कहां ढूंढते हैं? सब शेल में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सब शेल में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सब शेल में ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसे पहला क्या था, शेल में इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे थे, ढूंढना मुश्किल है। सब शेल में थोड़ा आसान हो जाएगा। सब शेल के बाद हम लोग अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मिलेगा ऑर्बिटल में, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलता है। लेकिन ऑर्बिटल समझने से पहले सब शेल समझ रहे हैं। शेल को दिखाते हैं हम n से, सब शेल को दिखाएंगे अज़्यूम्यूथल क्वांटम नंबर से l से, और ऑर्बिटल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से। ठीक है, शेल को दिखाएंगे n से, सब शेल को दिखाएंगे l से, ऑर्बिटल को दिखाएंगे m से। ओके, तो जो अज़्यूम्यूथल क्वांटम नंबर है ये सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर किस सब शेल के अंदर रहता है। अब सब शेल कितने टाइप के यहां पर होंगे वो देखिएगा। जैसे अगर आपको सब शेल की वैल्यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूं एल की कुछ वैल्यूज है, एल 0 है, एल 1 है,
L2 है, L3 है, L4 है, L5 है, ठीक है। इनका रिप्रेजेंटेशन भी होता है, जैसे अगर 0 लिखा है इसका मतलब स्मॉल s से दिखाएंगे, 1 लिखा है स्मॉल p से, 2 लिखा है स्मॉल d से, 3 लिखा है स्मॉल f से, ठीक है, ये g से और s से, क्या, जैसे s p d f g h, इस तरीके से आएगा। कैसे आएगा? s p d f g h, इस तरीके से आएगा। कौन? सब शेल, ठीक है। अच्छा, आगे हम ये बताएंगे कि यार ये सबशेल की वैल्यूज डिपेंड किसके ऊपर करती है। एक्चुअली सबशेल की वैल्यू डिपेंड, सबशेल वैल्यू जो डिपेंड करती है वो n के ऊपर ही डिपेंड करती है, अगर निकालना होगा आपको। सबशेल वैल्यू डिपेंड्स अपॉन l, डिपेंड ऑन n, ठीक है। सबशेल की वैल्यू n के ऊपर ही डिपेंड करती है। कैसे? जैसे अगर n की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो सबशेल की वैल्यू जो l है ना, इसकी वैल्यू आएगी 0 से n-1। जैसे अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 से n-1, मतलब यहाँ 1 रख दिए, 1-1 मतलब एक ही, 0 से 0 एक ही वैल्यू। अगर n 1 है तो l की एक ही वैल्यू 0, और l0 क्या होता है अभी बताया, l0 क्या होता है? s, समझ गए? आगे देखिए, जैसे अगर n की वैल्यू मैंने बोला 2, तो l की वैल्यू कहां से आएंगी? 0 to n-1, 0 to what, 0 to n-1, n-1 का मतलब क्या है? 0 to n की वैल्यू 2 है, 2-1 मतलब 0 से 1, तो 0 से 1 कौन सी वैल्यू है l की? एक 0 एक 1, तो कितनी वैल्यूज हो गई? देखो n2 है तो 2 ही वैल्यूज मिलेंगी, ओके। ऐसे ही अगर n3 है तो l की वैल्यूज कहां से मिलेंगी? 0 to 3-1, 0 to 3-1 का मतलब 0 1 2, तो n की वैल्यू 3 थी तो 3 वैल्यूज। अच्छा, इनके नाम अभी तो बताए थे, इजी है। देखो अगर ये है तो s, 1 है तो p, यहां पर s स्मॉल s, हाँ, स्मॉल p, और 2 की जगह स्मॉल d। अच्छा, ये स्मॉल s स्मॉल p स्मॉल d क्यों लिखे हैं? कैपिटल s कैपिटल p कैपिटल d क्यों नहीं लिखा है? इसके पीछे भी रीजंस हैं। स्मॉल s स्मॉल p स्मॉल d एक्चुअली सबशेल्स के बारे में बताते हैं, बट कैपिटल s कैपिटल p और कैपिटल d ये अलग चीज बताते हैं, इसलिए वो कैपिटल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो आपका सबशेल के बारे में कौन बताता है? अजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल, ये सबशेल के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है n के ऊपर। अगर सबशेल की वैल्यू क्या है, जैसे मान लीजिए अगर n की वैल्यू 2 दी हुई है, सबशेल की वैल्यू 0 से n-1 लाई करेगी, मतलब 0 से 2-1, 0 से 1। तो अगर ये दो वैल्यूज आ रही हैं तो ये भी दो आएंगी, 0 1। अगर ये 3 लिखा है यानी कि वैल्यू 3, तो 0 1 3। इसको थोड़ा समझा देता हूं ऐसे। कैसे? जैसे अभी एक चीज देखो, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं। कैसे? ऐसे देखो, पहले शेल में मैंने बोला पहला शेल ये है, फर्स्ट शेल n=1, तो l की वैल्यू एक ही मिलेगी, 1 1 s ही मिलेगा सिर्फ। सेकेंड शेल में क्या मिल जाएगा? 2 s और 2 p मिल जाएगा। थर्ड शेल में क्या मिल जाएगा? 3 s 3 p मिल जाएगा, और थर्ड में 3d। देखो पहले के अंदर एक ऑर्बिटल है, दूसरे पहले के अंदर एक 1s है, दूसरे के अंदर 2s, मतलब दूसरे के अंदर 2 सबशेल, तीसरे के अंदर 3, चौथे के अंदर 4। कौन कौन से? 4s 4p 4d एंड 4f। तो चौथे के अंदर कितने सबशेल्स हो गए? 4 हो गए। अब हर एक सबशेल की ना कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होती है, वो भी बता दूं। देखो होता क्या है, जैसे आपका s सबशेल है, अगर मैं s सबशेल के अंदर बात करूं, इसके अंदर एक ही बॉक्स मिलेगा आपको, एक ही ऑर्बिटल मिलता है, इतना पता होगा आपको। और एक ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। ये बड़ी चीज नहीं, आपको पता होगी, एकदम आप न्यू कमर नहीं हो, ठीक है, लेक्चरर का एग्जाम देने वाले हो, काफी चीजें पता होती है। s सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉक्स जो है ना, अच्छा ये बॉक्स, इसको बता दो, ये बॉक्स जो होता है ना, ये ऐसे बॉक्स लिखा है, इस बॉक्स को ना ऑर्बिटल कहते हैं।
इसकी इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। इस बॉक्स की इंफॉर्मेशन कौन दे, इसको ऑर्बिटल कहते हैं, और एग्जैक्टली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। एक बॉक्स की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, एक बॉक्स की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ऊपर नीचे से दिखाते हैं, मतलब ऊपर वाला एरो अप डाउन एरो, ठीक है। सब एक सबशेल की, अगर एस सबशेल की बात करें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस वाले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं बेटा, इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एस सबशेल के बाद पी सबशेल, एस सबशेल के बाद हम बात करेंगे पी सबशेल। अब जो पी सबशेल है, जो पी सबशेल है, पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से? पी एक्स पहले वाले का नाम, दूसरे वाले का पी वाई और तीसरे वाले का पी जेड, और सबकी कैपेसिटी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की है, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए पी में? 6। तो अगर कहीं पी का दिख रहा है ना कोई, जैसे इस वाले की भी 2 इलेक्ट्रॉन की होगी, इस पी का 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, ठीक है। ऐसे अगर डी सबशेल की बात करेंगे ना, ऐसे अगर डी सबशेल की बात करेंगे तो डी के अंदर 4, 5 आ जाएंगे, ठीक है। नाम क्या होते हैं इनके? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, पहले के 3, बाकी के 2 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। कैपेसिटी सब में दोनों डाल दो, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो डी सबशेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 10 इलेक्ट्रॉन्स की। बस ऐसे ही जो आपका एफ सबशेल है, ऐसे ही जो आपका एफ सबशेल है, इसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी? इसकी कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो भाई यहां 2 डाल दीजिए, यहां 2, तो पहले शेल में 2 आ गए, यहां 2 और यहां 6, तो मैंने दूसरे शेल में बताया तो था आपको 8 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए, यहां 2 डालेंगे, यहां 6 डालेंगे, यहां 10, देखिए 10 6 2 18, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? देखो 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस वाले में कितने आ गए? पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और इस तीसरे वाले में कितने आ गए सर? दूसरे वाले में 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसकी देखिए, यहां 2, यहां 6, यहां 10 और यहां 40। इस तरीके से ये शेल्स की कैपेसिटी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, ठीक है। इसको आपको लिखा हुआ तो मिल जाएगा, नोट भी करना है कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, अब हाँ, मैं आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। आपके पास, आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल सिलेबस का हिस्सा भी है, पता भी होना चाहिए कैसे शेप्स होते हैं, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ऑटोमेटिकली आ गए हैं। आपका अज़्यूमेथल क्वांटम नंबर खत्म हो गया है। जो शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन देता है? शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट हो गया। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख भी देता हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में ये बताता है, ठीक है। पहला ऑर्बिटल जो है वो है आपका एस ऑर्बिटल। मैं सबशेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है बेटा, इट इज स्फेरिकल इन नेचर। ये स्फेरिकल शेप रखता है। कैसा रखता है? स्फेरिकल शेप रखता है, जैसे सॉलिड स्फेयर होता है वैसा। 1s, अगर 1s की बात करें तो 1s बेसिकली स्फेरिकल है। 1s क्या है? बेसिकली स्फेरिकल है। देखिए 1s क्या है? स्फेरिकल इन शेप। और 1s सॉलिड स्फेयर की तरह होता है, मतलब स्फेयर पूरा भरा हुआ है। 1s क्या होता है? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्फेयर। जैसे मान लो आपकी लेदर की बॉल है, वो पूरी की पूरी अंदर से भरी हुई है, पैक्ड है ना, तो 1s में इलेक्ट्रॉन हर जगह होगा। 1s में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हर जगह लोकेटेड होगा, इस तरीके से हर जगह ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1s में लोकेटेड होगा। 2s की बात करें, वो भी स्फेरिकल होता है, बट 2s में थोड़ा सा अलग है कि 2s के अंदर ऑब्वियसली बात है 1s है, तो 1s तो मान लो ये भरा है, ये सॉलिड स्फेयर है। 2s क्या है? 2s ये है, और यहां तक 2s है मान लो, मतलब 2s में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां तक है आपके पास। कहां तक है? 2s में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहां पर, ये बीच वाली जगह खाली है, ठीक है। 2s ये कंप्लीट पूरा 2s है, इसके अंदर 1s है, यहां बीच में जगह खाली है। अच्छा, जहां पर ये जगह खाली है, हाँ, ये खाली जगह को नोडल सरफेस बोलते हैं। जहां पर ये जगह खाली है ना बेटा, इस जगह को नोडल सरफेस कहते हैं। व्हाट इज नोडल सरफेस? नोडल सरफेस ऑर्बिटल के अंदर वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। देखो,
ऐसा मैंने बोला था, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मिलता है शेल के अंदर, वहां ढूंढना मुश्किल है, फिर सब शेल, वहां ढूंढना और मुश्किल है, फिर ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर भी कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, या जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बहुत कम होती है। ऑर्बिटल के अंदर वो जगह, वो सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बहुत कम होती है, उसे हम बोलते हैं नोडल सरफेस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड नोडल सरफेस। व्हाट इज नोडल सरफेस? इलेक्ट्रॉन के अंदर वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं होती, उसे हम नोडल सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो 1s ऐसा होगा, 2s ऐसा होगा, 2s में एक नोडल सरफेस आएगी। 2s में कितनी नोडल सरफेस आएगी? 1 नोडल सरफेस। 3s में लिखेंगे तो 3s क्या हो जाएगा? 3s का हाल क्या है देखो, 3s में ऐसे 1s आएगा, फिर 2s बनाना पड़ेगा, यहां तक मान लो 2s है, बीच में नोडल सरफेस आ गई, बीच में क्या आ गई? नोडल सरफेस। फिर 3s बनाओगे, फिर क्या बनाओगे? 3s बनाओगे, 3s बन गया, बन गया 3s, 3s, दिस इज 3s। एक नोडल सरफेस ये हो गई 1, एक नोडल सरफेस ये हो गई। तो अगर 3s है, अगर 3s है तो नोडल सरफेस कितनी आएंगी? दो नोडल सरफेस होंगे। मतलब अगर यहाँ 3 है तो 2, मतलब नोडल सरफेस का फॉर्मूला n-1 होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको नोडल सरफेस का फॉर्मूला देखना है कि अगर आपको कितनी नोडल सरफेस होती है, नोडल सरफेस का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको नोडल सरफेस निकालनी है, उसका फॉर्मूला n-1 है। जैसे अगर n की वैल्यू 1 थी बेटा, तो नोडल सरफेस निकलेगा n-1, मतलब 1-1, 0 नोडल सरफेस। जैसे 1s में थी 0 नोडल सरफेस। ऐसे अगर n की वैल्यू 2 आएगी तो नोडल सरफेस आएंगी 2-1, दैट इज 1। ऐसे ही अगर n की वैल्यू कितनी होगी? 3, तो क्या आएगा? 3-1, दैट इज नोडल सरफेस 2। मतलब पहले में 0 नोडल सरफेस, दूसरे में 1 नोडल सरफेस, तीसरे में 2 नोडल सरफेस होती है। ठीक है, तो ये हो गया नोडल सरफेस की कहानी। ठीक है, चलिए आगे। तो हमने एस ऑर्बिटल का शेप भी डिस्कस कर लिया। दूसरा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, शेप तक कर लेंगे आज। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप। ओके, डम्बल शेप किस तरीके से दिखाएंगे? ऐसे आएगा, देखो पी के अंदर क्या क्या थे, कार्डिनल प्लेन बनाओगे, पी के अंदर 3 था, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पी एक्स का मतलब डंबल, आपको एक्स एक्सिस के अलोंग डंबल बना देना, ये हो गया पी एक्स, दिस इज पी एक्स। ओके, पी वाई क्या होगा? वाई एक्सिस के अलोंग डंबल बना देना, वाई एक्सिस के अलोंग डंबल बना देना। अगर मैंने इसको वाई लिखा है तो मेरी मर्जी, मैं ऐसे भी एक्स लिख दूंगा, ऐसा कुछ थोड़ी है। पी जेड, जेड एक्सिस के अलोंग बना दो, जेड एक्सिस लिखा होना चाहिए। चलो आप लोग ऐसे बनाते हैं जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग डंबल। तो ये पी एक्स, ये पी वाई, पी जेड, डंबल शेप क्लियर। आगे, अच्छा, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखिए डी ऑर्बिटल में आपके पास पहले डी एक्स 5 होते हैं, डी एक्स वाई की बात कर रहे हैं, डी एक्स जेड की बात कर रहे हैं, और डी वाई जेड की बात कर रहे हैं, इनके शेप्स की बात कर रहे हैं। देखो डी एक्स वाई क्या है? जो लूप्स होंगे वो मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में होंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही डी एक्स जेड जो आएगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में मिलेगा। मान लो इसको एक्स बोल दिया, इसको जेड बोल दिया, तो एक्स और जेड के बीच में, मतलब कहने का मतलब एक्स वाई प्लेन में या एक्स जेड प्लेन में, और वाई जेड होगा तो वाई और जेड एक्सिस में, वाई जेड होगा तो वाई और जेड एक्सिस में, वाई और जेड एक्सिस के बीच में। ओके, तो पहले के 3 तो आ गए किसमें? प्लेन में। बाकी के 2 जो होते हैं, लास्ट के 2, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखो ये एक्सिस पे होंगे, अलोंग द एक्सिस लोब्स बनेंगे। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, तो अलोंग द एक्सिस ऐसे लोब्स बनेंगे, अलोंग द एक्सिस। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी।
ऐसे भरा जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। ठीक है, अगला अगर डी जेड स्क्वायर की बात करेंगे, डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर कैसा होगा? बस इसमें एक ही एक्सिस है, ये सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, इसे डोनट शेप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और बीच में ऐसी रिंग दिखाई देगी आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, ऐसी। ये रिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर डी जेड स्क्वायर, मान लो डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर होता, मान लो डी जेड स्क्वायर ना होके डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर होता, और मैंने वाई वाले को खत्म कर दिया है, वाई वाला हटा दिया, तो वाई वाला लूप तो क्या हो जाएगा, जो वाई वाला लूप होगा, सॉरी, जो वाई वाला लूप होगा वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा और बीच में एकदम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, इसीलिए बीच में ऐसा आता है। इसको डोनट शेप भी बोलते हैं। क्या बोला था मैंने? डोनट शेप। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली। क्या क्या किया? काफी कुछ डिस्कस कर लिया हमने। देखिए, अगर मैं पहले पेज पे आऊं, हमने सॉरी ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी डिस्कस किया था यहाँ पर सबसे पहले। उसके बाद ही हमने क्वांटम नंबर डिस्कस किए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिकल क्वांटम नंबर, शेप तक हमने कर लिया है। इसके बाद मैं इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो मैं अगले लेक्चर में डालूंगा। ठीक है, यहाँ तक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आज के लिए।